अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, कोविड के डेल्टा वेरिएंट जो कि इसका चौथा वेरिएंट है, एक दफ़ा फिर इसने सर उठा लिया है। इस सिलसिले में पहले तो फौरी रुख करते हैं इस छोटी सी वीडियो फुटेज का। ये देखिए, फिर हम वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, 2474 तकरीबन 2500 तादाद हो गई है। पाकिस्तान में ये जो नए केसेस हैं उनकी, जो नए इमरजेंस हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान उनकी, और डेथ टोल अगर ओवरऑल देखें जब से ये वबा आई है तब से कोई 26,000 का जो मार्क है वो बदकिस्मती से क्रॉस कर चुका है। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए जुमे के रोज़ यानी कि कल गैर मामूली किस्म के इकदाम NCOC ने उठाए और मजीद जो सख्तियाँ हैं या जो पाबंदियाँ हैं उनको नाफिज किया। इसका अगर मैं ब्रेकडाउन नाजरीन आपके सामने थोड़ा सा पेश कर सकूं, जो कि स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं कि चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द NCOC, पंजाब में कोई 1941 ये केसेस हैं जो कि पिछले 24 घंटों के अंदर रोनमा हुए हैं। 35 के करीब इसमें फर्टिलिटीज़ भी हैं। फिर KP खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 490, 485 टू बी एग्जैक्ट। बलोचिस्तान में 12 केसेस, सिंध में 990 केसेस नए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इस्लामाबाद में नाजरीन जहां तक बात करें तो केसेस तो 250 हैं और 2 अमवात बताई जा रही हैं बदकिस्मती से। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 130 केसेस, गिलगित बल्तिस्तान में 23 केसेस। ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने है नाजरीन। लेकिन ये कि ज़्यादा जो परेशानी की बात है वो ये है कि ऑल्दो जो नंबर है या जो क्वांटिटी है, जो जिन तादाद में लोग इससे मुतासर हो रहे हैं वो तो खासी कम है, अल्लाह का शुक्र। और उसकी बहुत बड़ी वजह वैक्सीनेशन की ड्राइव है। यानी अक्सर व बेशतर वो लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो अब तक इस वबा का शिकार या इस फोर्थ वेरिएंट का शिकार नहीं हुए हैं। लेकिन बात यह है कि चूंकि ये डेल्टा वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा मुहलिक है, ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स पर और वेंटिलेटर्स पर बोझ बढ़ गया है। इस वक्त हॉस्पिटल्स और वेंट्स बताया जाता है कि तकरीबन पाकिस्तान भर में अपनी फुल कैपेसिटी पर हैं। अस्पताल बहुत सारे वो हैं जो कि रिफ्यूज कर रहे हैं कोविड के मजीद पेशेंट्स को। ज्यादा अक्सर व बेशतर जो नाजरीन तादाद है बदकिस्मती से जिनको ये वबा अब लगी है वो उनकी है जो कि नॉन वैक्सीनेटेड अफराद हैं या जो वो अफराद जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं कराई है। ऐसे में नाजरीन NCOC का बड़ा फैसला ये सामने आया कि स्कूल्स मजीद जो मुतासिर अजला हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, उनको 12 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है और आउटडोर और इंडोर जितनी गैदरिंग्स हैं उनको भी, उन पे भी पाबंदी लगाई गई है। एज लिमिट भी मजीद कम कर दी गई है वैक्सीनेशन के लिए। जो मिनिमम एज लिमिट है अब उसको 17 साल कर दिया गया है। और फाइजर वैक्सीन जो 17 से ऊपर और 18 से कम उम्र जो अफराद हैं उनको एडमिनिस्टर की जा रही है। ये तमाम कुछ इकदाम हैं जो NCOC ने फौरी तौर पर उठाए हैं। बात नाजरीन इस वक्त हम ये करना चाहते हैं कि ओवरऑल लार्जली स्पीकिंग हमें यकीनन माइक्रो मैनेज करना होगा। अगर हमने उन तमाम अफराद को ही अलाउंस देनी है सोशली, मुआशरे में, मुआशरती सतह पर उन अफराद के लिए अलाउंस रखनी है जो कि वैक्सीनेटेड अफराद हैं, तो इसके लिए हमें माइक्रो मैनेज करना होगा। हर सतह पर यह इंश्योर करना होगा कि सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को जो है सिर्फ उनको उनकी अलाउंस रखें। लेकिन ये क्या माइक्रो मैनेज हो पाएगा? ये खासा एक बड़ा पैमाना है और एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे ममालिक, ऐसी बात नहीं है कि इसको नहीं किया है उन्होंने, काफ़ी सारे ऐसे अक्सर व बेशतर ममालिक हैं जो कि एक मरतबा इस वबा पर काबू पाकर फिर इसी माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जो सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद हैं उनकी अलाउंस रख रहे हैं। क्या पाकिस्तान नाजरीन ये कर पाएगा? चूंकि यकीनन पढ़ाई का नुकसान है, हमारी मुआशी सरगर्मियों का नुकसान है, हम बार बार एक लॉकडाउन की जानिब तो नहीं जा सकते हैं। व्हाट आफ्टर द लॉकडाउन, ये बड़ा प्राइमरी सवाल है। और दूसरा ये कि चूंकि अक्सर व बेशतर ये तादाद उन लोगों की है जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है, जिनको ये वबा अब जाकर लगी है या जो इससे मुतासिर हुए हैं, तो वैक्सीनेशन ड्राइव हमने हर सूरत इसको मजीद तेज तर करना है। और जितने जो बकिया अफराद हैं जो कि वैक्सीनेट नहीं हुए हैं अब तक, उनको हमने वैक्सीन लगवानी है, ये चीज़ इंश्योर करनी है। ये भी एक माइक्रो मैनेजमेंट का सवाल है नाजरीन। तो क्या ये हमारी जितनी इंतजामिया है वो कर पाएंगे? फेडरल सतह पर बात करेंगे, प्रोविंशियल सतह, और ऑब्वियसली जो लोकल लेवल है उसके ऊपर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि अल्टीमेटली ये मामला कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे अनफोल्ड होंगे।
इसके ऊपर हमारी जॉइंट मुश्तरका हिकमत अमली इस वक्त तक कैसी रही है और इसमें मजीद अब इस वक्त इन हालात को देखते हुए किन चीज़ों की ज़रूरत दरकार है। फौरी तौर पर रुख करते हैं अपने मेहमानों का, जॉइंट बाय अ पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। नाजरीन, इन तमाम उमूर पे सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर हरसेल्फ तो बेहतर हमें इन तमाम मामलात पे हमें गाइड करेंगी और वफाकी तौर पर जो हिकमत अमली है वो भी हमें बताएंगी। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर जरका। सेनेटर ताज हैदर नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और बिलखुसूस ज़ाहिर है एक वफाकी एक नेशनल लेवल पर तो बात होगी ही होगी, लेकिन ताज साहब से हम सिंध स्पेसिफिक भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ताज साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए। लेकिन डॉक्टर जरका, अगर मैं आपसे बात का आगाज करूं, आप फरमाइएगा आपके इनिशियल रिमार्क्स क्या हैं? ये हम बार बार यकीनन लॉकडाउन का तो रुख कर नहीं सकते, लेकिन ये माइक्रो मैनेज करना ही अब लगता है इसका वाहिद हल है। क्या हम ये कर पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। मेरा ख्याल है कि इसका हल ही जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन से शुरू किया और ये माइक्रो मैनेजमेंट की आप बात कर रही हैं, तो यही इम्पोर्टेंट है कि देखिए सबसे बड़ा जो आपके पास सपोर्ट है वो वैक्सीनेशन है, और वो जो लोग वैक्सीनेट हो गए हुए हैं, अगर उनको कोविड होता भी है तो वो उनके लिए खतरनाक नहीं होता। दूसरी बात ये कि आपने देखा कि जब तक कि हम स्पेसिफिक, क्योंकि मलेशिया में बाकी जिन मुल्कों ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया पहले, जिस तरह पाकिस्तान में भी हुआ था कि जो एरियाज जहां पर आपको पॉजिटिविटी रेट ज्यादा आता है वहां पर आप कॉर्डन ऑफ करें, बाकी लोगों को जाने दें। दुनिया में जहां जहां लोग वैक्सीनेटेड हैं, बहुत से मुल्कों में जिस तरह जहां पे सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन होगी, बहुत थोड़े मुमालिक हैं ऐसे, वहां पर लोग फ्रीली मूव करें इवन विदाउट मास्क। और एक बात मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि हम पाकिस्तान में बहुत खुशकिस्मत हैं कि हुकूमत हमें मुफ्त वैक्सीन दे रही है और खुली वैक्सीन मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया, आप और हम जानते हैं कि एक डेवलप मुल्क है, वहां पर लोगों को वैक्सीनेशन इसलिए नहीं हो रही कि उनके पास वैक्सीन है ही नहीं, और लोग तरस रहे हैं कि उनको वैक्सीन मिले। तो आप देखिए कि हमारे मुल्क को और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इतनी अच्छी तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, हर जगह पे वैक्सीन की मिकदार मौजूद है, और लोगों को सिर्फ हम कह रहे हैं कि आइए वैक्सीन लगवाइए, अपने आप को, अपनी सेहत को बचाइए, अपनी जिंदगी और अपने खानदान की कफालत करिए इसी तरह। क्योंकि देखिए जब बीमारी आती है तो उससे आप देख रही हैं कि अगर लॉकडाउन, पार्शल लॉकडाउन भी होगा, जिस तरह आजकल भी हफ्ते में 2 दिन सब कारोबार बंद होते, तो इससे गरीब आदमी पे बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी यही कहा है कि खुराक की कमी जो है लोगों के लिए, ये कोरोना जब फैलता है तो ये मसला गरीब अवाम को बहुत बड़ा आता है, और उसी की फिक्र हमें लगी हुई है कि जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। लोगों से हमारी इल्तमास है कि जरूर मास्क पहने और दूर रहें, और ये इसका असर भी जो है ज्यादा शहरों में है, क्योंकि देखिए देही इलाकों में खुली जगह होती है, गांव में लोग दूर दूर रहते हैं और खुली फिजा में रहते हैं। ज्यादा इशू शहरों में आता है, क्योंकि शहरों में छोटे जगह में बहुत से लोग रहते हैं, बंद इलाकों में रहते हैं, तो एक आदमी से दूसरे को वबा का फैलना भी ज्यादा तेजी से होता है। और फिर जाहिर है शहरों में लोगों के पास शहरों में रहना भी महंगा होता है, और जो गरीब इलाके होते हैं वहां पर लोगों को मसाइल ज्यादा होते हैं। तो खास तौर पे शहरों में हमारी आवाम को इसका ख्याल रखना चाहिए। अभी मुहर्रम गुजरा है और स्कूल्स भी खुल गए, लेकिन अब आप, अच्छा दूसरा ये कि अब ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जैसे ठंड पड़ती है तो फ्लू की बीमारी जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तो कोविड, हालांकि हमने देखा कि कोविड गर्मी में भी चलता है, लेकिन जी, और कोविड पे तो सीजनल इम्पैक्ट नहीं है उस तरह से। लेकिन डॉक्टर जरका, जाहिर है आपने कुछ इकदामात की तो खुद निशानदेही की है, लेकिन ये बात तो है कि हमें इससे आगे बढ़ना होगा। अभी इस वक्त हमारे पास जो 26,000 अमवात का ये जो एक मार्क है जो क्रॉस हुआ है, जिसकी वजह से फिर एनसीओसी ने इमरजेंसी के तौर पर ये इकदामात उठाए हैं। ऑब्वियसली इतना तो हमारे लिए है कि हमने इसके आगे भी मजीद कुछ करना है। यकीनन ये चीजें बहुत हैं, लेकिन फिर भी काफी नहीं है। सेनेटर ताज हैदर, टू यू, आप फरमाइएगा
कितना आप इत्तेफाक करते हैं जो अभी डॉक्टर जरका ने इस बात पे जो फरमाया, जिन इकदामात की उन्होंने निशानदेही की, वैक्सीनेशन ड्राइव, एक उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन मुफ्त है या हुकूमत अपने एक्सपेंस पर आवाम को वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी एक अच्छी तादाद उन लोगों की बाकी है जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं, उनका क्या किया जाए? देखिए, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम। शुरू में हमने माहिरीन की जो राय थी वो नजरअंदाज की और एंट्री पॉइंट से ये तमाम चीजें आई। अब सिर्फ एक ही हल बचा है, जैसे डॉक्टर साहब बता कि लोगों को वैक्सीनेट कराया जाए। अच्छा, अब वैक्सीनेशन में मेरी समझ में नहीं आता क्या मसला है। हमारी अपनी जो यहाँ सूबाई हुकूमत है, उन्होंने कहा साहब लोग आते हैं। मैंने कहा पोलियो के लिए आप लोग क्या करते हैं, घर घर जाते हैं ना। तो अगर लोग नहीं आते तो आप जाएंगे उधर। तो ये इतनी सीधी सी बात है कि आप अपने जोन्स बांट लें, जोन्स की जिम्मेदारी दे दें कि भाई ये टीम इसमें करेगी, ये बिल्कुल जैसे पोलियो में करते हैं आप। ये इस तरीके से इसको कर लें तो ये हो जाएगा आराम से, इसमें क्या दुश्वारी। लेकिन ताज साहब, वही पोलियो की ही अगर मुमासलत रखती हुई आपसे मैं एक आपके सामने ये गुजारिश करूं कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी रिलक्टेंस और मुखालफत पोलियो के कतरों के लिए भी आती है, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इवन जो मतलब जो पोलियो वर्कर्स जो अपनी जान पर खेल के ये इतना बड़ा एक फर्ज है जो सरअंजाम दे रहे होते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है बदकिस्मती से। तो आपको पता है ये इवन फॉर दिस वैक्सीनेशन सर, एक सोशल टैबू या कुछ जहनों में ये इस किस्म के तासुर हैं कि खुदा ना खास्ता ये इस वैक्सीन से ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इसके साथ भी काफी सारी इस किस्म की मिथ्स हैं जो कि लोगों ने अटैच की हैं, उनका क्या किया जाए? ये बात है कि अवाम रियासत पे एतबार नहीं करते, और ये एक दुश्वारी है लेजिटिमेसी की भी और लीडरशिप की भी, तो भाई उसकी बात का एतबार किया जाए। अवाम नहीं करते एतबार। लेकिन इस तमाम प्रॉब्लम के बावजूद आप पोलियो की मुहिम तो चला रहे हैं। जी हाँ, उसमें हमारे जो शहीद हुए, बहुत सारे वर्कर शहीद हुए, लेकिन ये ऑफिशियली कहा जा रहा है 26,000। हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद हो कि जो हमारी इस वबा के हाथों खत्म हुई है, और अगर ये वैक्सीनेशन नहीं हुई तो बहुत बड़ी तादाद होगी कि जो मजीद खत्म हो जाएगी अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। तो इसमें सोचने की बात नहीं है। अच्छा ताज साहब, ये भी फरमाइएगा कि घर आ रही जो ये सख्तियां अभी नई नाफिज की गई हैं, ये तो केपी, पंजाब और इस्लामाबाद के कुछ अजला तक हैं जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। सिंध का इसमें एज सच जिक्र नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत, आपको पता है आप डेवोल्यूशन भी, चूंकि आप बतौर कमेटी भी उसको देखते हैं सेनेट में, तो 990 नए केसेस तो सिंध में भी इमर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, 11 अमवात हुई हैं। तो सूबा सिंध इस हवाले से क्या कर रहा है? नहीं, मैंने कहा ना सुस्ती कर रहे हैं। मैंने तो यही कहा कि मैंने अपनी हुकूमत से कहा कि बाबा क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, लोग आएंगे तो हम वैक्सीनेट करेंगे। लोगों के घर पे पहुंचे, और जैसे कि पोलियो के तरीके से होता है। अच्छा, और जो भी आपने पोलियो का जिक्र किया उसमें हमारे पोलियो वर्कर शहीद हुए, ये बुनियादी पोलियो जो है वो गाँवों तक फैला हुआ है। ये बुनियादी तौर पे शहरों की बीमारी है। तो शहरों में तो क्या रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं है। आप जाते हैं, आप मर्दमशुमारी जब करते हैं या वोटर लिस्ट बनाते हैं, आप घर घर जाते हैं पोलियो के लिए, आप घर घर जाते हैं, जाइए आप घर घर। सही सही, फेयर इनफ। जी डॉक्टर जरका, ये बहुत लेजिटिमेट एक डिमांड है और एक ये प्रपोजल है जो कि ताज साहब अपनी हुकूमत सिंध के लिए भी कह रहे हैं कि वो ये काम करें पोलियो मुहिम की लाइंस पर। जी डॉक्टर जरका, इस पे क्या ख्याल है आपका? जी 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 मेरा ख्याल है मोबाइल यूनिट्स तो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और दे आर स्टार्टिंग, लेकिन चल तो रहा है एक कुछ अरसे से। लेकिन अगर जिस तरह ताज साहब कह रहे हैं कि एक उसकी बड़ी ड्राइव हो, तो मेरा ख्याल है वो भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें इम्पोर्टेंस ये एक तो ये है कि डेल्टा वेरिएंट क्योंकि ज्यादा आ गया, और डेल्टा वेरिएंट की जो ज्यादा तेजी से फैलता है। जो पिछला था कोविड के जो पुराने वेरिएंट्स थे उनसे ज्यादा तेजी से फैलता है। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जब आप हफ्ते 10 दिन के लिए जब आप लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन कुछ जगहों पे करते हैं या आप कम कर देते हैं निकलना या मिलना जुलना,
तो उससे इमीडिएटली नंबर गिरता है, ये तो उससे यकीनन बात है। immediately आप वबा को कम कर देते हैं। तो ये इस वक्त अगर हफ्ते 10 दिन के लिए बंद हो जाएगा या पार्शियल क्लोजर हो जाएगा, तो उससे फौरन वबा की जो तनासुब है वो कम हो जाए। और एक ये वाली भी बात है, इसका जो दूसरा एक एस्पेक्ट है डॉक्टर जरका, कि स्कूल्स या तालीमी इदारे खासा नुकसान ऑलरेडी आपको पता है तालीम के हवाले से हमारा हुआ है। जी जी, बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान है। और बच्चे देखिए, जो गरीब बच्चे थे, जो मुतवस्त तबके के, ऐसे बच्चे जो जिनका ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है, इस तरह के और बहुत से और बच्चे भी जिनको 1.5 साल घर बैठने की आदत हो गई है, आपको खासतौर पे लड़के, वो वापस जाने को स्कूल तैयार ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू फेस कर रहे हैं लोग स्कूल में भी। और ये मैं जो इधर उधर से सुनती हूँ कि लोगों ने छोड़ दिया, बच्चे जो टीनेजर्स थे 15-16 साल के, 14 साल के जो लड़के, वैसे ही स्कूल जो जाने में ज्यादा शौकीन नहीं होते। तो ड्रॉप आउट रेट कोविड की वजह से बहुत बढ़ने का एहतमाल है। तो ये वाकई एक सीरियस इशू है। लेकिन अब क्या किया जाए, पाकिस्तान में क्योंकि गुर्बत है, वरना दुनिया में तो ऑनलाइन काम चल रहा है, या जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन काम कर सकते हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी बच्चे के पास ना तो कंप्यूटर होता है, ना ही टीचर्स की ये ट्रेनिंग है, ना ही उनकी वो इतने टेक सेवी हैं कि वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं। इसमें बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं। बहुत बड़ा नुकसान है ये, इस पे मैं बहुत तकलीफ है। लेकिन अब इसका हल जो है वो निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रोज ही बंद होते हैं और फिर खुलता है, और फिर आप देख ही रही हैं क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। और खासतौर पे ये जो साथ साथ ये कि जाहिर है, एक तो सरकारी स्कूल्स में वो एक अलग मामला है, फिर जो निजी स्कूल्स हैं वहां पर भी ये शिकायत पेरेंट्स की तरफ से बरमला मौसूल हो रही है कि वो जो फीस की एग्जेम्पशन या कोई कटौती, कमी इन हालात में वो भी नहीं की जा रही है। तो दे हैव टू कीप अप विद दैट ऑल्सो। ताज साहब, आपका क्या? अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा माफिया है इस मुल्क में, और जिसके पास पैसा होता है वो हर चीज को मैनिपुलेट कर लेता है। इसीलिए तो आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स को वो कोई हाथ ही नहीं डाल सकता। ये बहुत बड़ा इशू है इस मुल्क में। और 1.5 साल जब स्कूल्स बंद रहे हैं, तो वो बहाने करके टीचर्स को भी सैलरीज नहीं देते, बच्चों से भी फीसें लेते हैं। बिल्कुल। स्कूल तो सेनेटर साहिबा, ये तो यही तो एज गवर्नमेंट ऑफ द डे यही चीज तो आप लोगों ने फिर इसको इस पे काबू पाना है कि जी, आप हमारी कोशिश काविश हर जगह देख रहे हैं। जिस तरह कोविड, देखिए हमारी बात ये है कि हम आपसे सीधी बात कर देते हैं। हम जो पाकिस्तान के मसले हैं, सबसे पहली बात होती है कि आप इश्यूज को आइडेंटिफाई करें। अगर आप अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो आप उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम इशू को सामने से देख के आपके साथ स्टेट करते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में जो माफिया का जो हाल है आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन आपने देखा चीनी माफिया, कब्जा माफिया, पानी माफिया, आप सिंध में देख ले, कराची में, और पूरे पाकिस्तान में जमीन का जो माफिया है, हर चीज में यहाँ पे माफिया है। तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये चीजें और इससे एग्जेम्प्ट नहीं है। बदकिस्मती से तो मुबर्रा ये तो नहीं है। हमारे स्टेट है, हमारी सोसाइटी की। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि टेलीविजन चैनल्स पे इन इश्यूज पे बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सारा वक्त सियासत पे लगे होते हैं। हमें पाकिस्तान के रियल इश्यूज पे डिस्कशन करेक्ट, फेयर इनफ। ताज साहब, आपका क्या इस पे प्रेपोजिशन है सर? और मैं ये जो मातमी लहजे हैं इनसे परेशान हो गया। हमारी ब्यूरोक्रेसी को ले लीजिए, दूसरों को, they always tell you why a thing cannot be done. कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हुआ, ये इसमें प्रॉब्लम है, ये इसमें प्रॉब्लम है। अरे भाई, टेल मी हाउ टू डू अ थिंग। मुझे आप ये बताएं कि काम कैसे होगा। सही बिल्कुल। और काम जो है, मतलब ये अब छोड़िए कि जी वो फलां तो ये, मैं घर से निकला तो वो कोने पे कुत्ता बैठा था, तो मैं ये क्या है भाई। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, मोबिलाइजेशन करना होता है। यू हैव टू मोबिलाइज। अब ये इस वक्त 3 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पर, क्या किया हमने, पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज किया कि भाई निकलो और जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है उसको। अब 3 दिन से बारिश हो रही है, जो ये बिल्कुल ताज साहब, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि मोबिलाइज अच्छा ताज साहब, ये जो तालीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस पे आपका कमेंट बहुत जरूरी है कि तालीमी इदारे, आपको नहीं लगता सर कि कोविड की वबा में हमने वैसे तो
बाय एंड लार्ज जॉइंट हिकमत अमली बनाई, लेकिन तालीमी इदारे कब बंद होंगे, कितने हद तक बंद होंगे, इसको किस तरह से कर्टेल करना है कि इस वबा के साथ साथ हम तालीम का हर्ज ना होने दें, क्या आपको लगता है इन मामलात पर एक यूनिफॉर्म मुश्तरका स्ट्रेटजी या पॉलिसी मौजूद है हमारे पास? जी जी ताज साहब, सॉरी अगर आप दोबारा कहें, आपकी आवाज कटी थोड़ी सी मुझे। मैं कह रहा हूँ कि रोड समझ है, लेकिन मेरे इलाके में कितने स्कूल आगे तो आज तक ये आपकी जिम्मेदारी है, 3 दिन के अंदर सबको कर देंगे। तो इसमें क्या ऐसी मुश्किल है? मैं अपनी टीम लेके जाऊंगा जगह जगह जाके, हाँ भाई लगाओ, असातिज़ा बाहर निकले, हमें बता रहे हैं। फिर इसमें क्या मुश्किल है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ ये कि हिम्मत नहीं कर रहे, सिर्फ ये कि वो हम ढूंढ रहे हैं एक्सक्यूजेस कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर आर पीपल्स, माउंटेन्स कैन बी मूव। हम पहाड़ हटा, इसमें परेशानी क्या है मेरी समझ। और हम करते आए हैं, हमने पोलियो का ये किया है, अब क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ, सप्लाई लाइन की एक प्रॉब्लम है कि ठीक है अपने हमारे पास वैक्सीन इतनी नहीं है, ठीक है बारी बारी से कर लें कि अच्छा अब शहर के इस इलाके को करेंगे, फिर शहर के दूसरे को, फिर शहर के तीसरे को। यू कैन इजीली एवॉल्व। सर, क्या स्कूल्स या तालीमी इदारों के हवाले से कोई हल है जो आप प्रपोज करें इस हालात में? मैं कह रहा हूँ मैं कि मैंने अपनी गवर्नमेंट को क्या कहा है भाई, सोते रहते हैं ये लोग कि यार जैसे दूसरे काम करते हो इसको भी करो। कि इसमें मतलब मैं डिफेंस फेस फोर में रहता हूँ, मुझे पता है कितने तालीमी इदारे हैं, जो मेरी पार्टी के वर्कर्स हैं उनको पता है। मुझे सिर्फ ड्यूटीज देनी है ना कि अच्छा भाई ये टीम उधर जाएगी, ये टीम उधर जाएगी, ये टीम उधर जाएगी, वैक्सीनेट करके शाम तक आ जाओ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर रास्ता उनके लिए तो वैक्सीनेशन है भी नहीं सिरे से ताज साहब। जो मिनिमम एज अभी जो रखी गई है वो भी 17 साल अब जाकर रखी है। 17 साल से कम उम्र के लिए तो वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है जो कि गवर्नमेंट अपनी ड्राइव के तहत कर रही हो। वो मेरा काम नहीं है, वो एक्सपर्ट का काम है। वो हमें एक्सपर्ट्स बताएंगे कि अब ये है जो इस साइंस को जानते हैं और उनकी जो ओपिनियन है उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे कि वो जानते हैं कि ये जो हैं जो साइंटिस्ट हैं, हमें इनकी और बहुत दफा साइंटिस्ट गलत भी होते हैं, लेकिन हम अगर इसको ना करें खुद से और साइंटिस्ट की बात सुन लें तो मेरे ख्याल से गलतियां कम होंगी। ये डॉक्टर जरका से पूछते हैं, बताएंगे डॉक्टर साहिबा आपके पास क्या इसके ऊपर कोई प्रेपोजिशन है कि हम अपने स्कूल्स को जारी और सारी किसी तरह से रख पाए, क्योंकि अभी भी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 17 साल है वैक्सीनेशन के लिए। वैसे ताज हैदर साहब की बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुराद जो मुराद अली शाह साहब हैं, वो इनसे एडवाइस क्यों नहीं लेते? अगर वो इनसे एडवाइस लें तो सिंध के सारे मसले पानी से लेकर वैक्सीनेशन, स्कूल, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बड़े अच्छे सजेशंस हैं इनके। एंड पार्टी में दे मस्ट, बिकॉज ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। एब्सोल्युटली, लेकिन सेनेटर साहिबा वो ये एडवाइस अपनी हुकूमत को तो इम्पार्ट कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं एज फेडरल। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, मैं तो सुन ही रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इट इज वन, देखे ना, करके दिखाना होता है। जो वो बातें करे बड़ी अच्छी बातें करे, लेकिन करके दिखाए ना। सिंध की हुकूमत करके दिखाए। सिंध के तो हालात बहुत ही गूनागू हैं। पानी के हालात ले ले, अभी तक देखिए कराची में यानी हाल ये हो गया कि अब कराची में पानी लेने के लिए आपको खरीदना पड़ता है। यानी ये किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी कि पंजाब और बाकी सब जगहों में पीने का पानी आपको मिलता है आपकी सिविक अथॉरिटी से, और यहाँ पर कराची में आपको टैंकर खरीदने पड़ते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता। एनीवे, स्कूल्स की आप बात कर रही थी तो जी, आखिरी जुमला जरका साहिबा, मेरे पास वक्त चूंकि इतना ही है। ठीक, थैंक यू जी। आई थिंक मेरा राब्ता जरका साहिबा से मुनक़ता हुआ। जी ताज साहब, आप कुछ कह रहे हैं? लेकिन सोल्यूशन ये है कि घर घर जाएगा। राइट, ठीक है, राइट सर। यही बात हमने अपने पूरी इस चीज में अभी तक डिसाइफर की है इस सेगमेंट के तहत कि व्हाई नॉट ऑन द लाइंस ऑफ पोलियो। जैसे पोलियो मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसी तर्ज पर इस पूरी मुहिम को भी आगे बढ़ाया जाए जहां तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है। शॉर्ट ब्रेक, वील बी बैक।
शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद फराहम करता है पाकिस्तान का लीडिंग और अफोर्डेबल बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। एक ही छत तले मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स को कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यकीनी बनाती है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। गुलजार, अपना हेलमेट तो लेते जाइए, ये आपकी हिफाजत करेगा। आपकी बात भी कोई टाल सकता है? आप लड़ना नहीं, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। गुलजार साहब, आपकी बेगम के अच्छे मशवरे ने जान बचा ली। एक और मशवरा, मास्क भी पहन कर रखें, आपको कोरोना से बचाएगा। मास्क ही काम आएगा, कोरोना से बचाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। मुश्ताक अहमद यूसुफी 4 सितंबर सन 1923 को पैदा हुए। वो उर्दू अदब के मुमताज़ मारूफ अदीब और मज़ाह निगार थे। उनकी तहरीरों में इंसानी नफ्सियात का मुताला बारीक बीनी और नज़ाकत के साथ किया गया है। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। अमरीकी गुलकारा और अदाकारा बियॉन्से 4 सितंबर सन 1981 को पैदा हुई। वो मुतादिद एवॉर्ड्स हासिल कर चुकी हैं। वो अब तक की सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हासिल करने वाली खातून आर्टिस्ट हैं। उन्होंने 28 ग्रैमी अवार्ड्स जीते। स्टीफन रॉबर्ट इरविन का इंतकाल 4 सितंबर सन 2006 को हुआ। वो क्रोकोडाइल हंटर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने टेलीविजन सीरीज द क्रोकोडाइल हंटर से बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में दफन किया गया। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। मकबूल तरीन कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी, ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी एक इंस्पिरेशन, बल्कि जब उन्होंने कश्मीरी जो तमाम हमारे भाई बहन हैं उनके लिए अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, तो उनकी इवन शहादत भी नाजरीन किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। ये छोटे सा वीडियो फुटेज इस पर मुलायजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाजरीन, जो जाहिर है उनकी ज़िंदगी सैयद अली शाह गिलानी बावजूद 90 साल की उम्र से ज़ायद के होने के अलालत में भी थे और नज़रबंद थे। तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने तमाम ऑड्स को डिफाई किया और एक तरह से रेजिस्टेंस का सिंबल बनकर पूरे कौम के आगे, ना सिर्फ पूरे अवाम के आगे सामने आए हैं। पूरी दुनिया में इस बात की शायद ही कोई और मिसाल मिलती हो। और हमने देखा कि जब उनको इस पूरे जद्दोजहद में जब उनकी शहादत हुई, तो एक ज़िंदगी से तो उनकी जो खौफतारी था भारत पर, वो था ही था। यकीनन उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, उनकी रेजिस्टेंस को देखते हुए, ये चीज़ फितरी है और अनअवॉइडेबल है भारत के लिए। लेकिन नाजरीन, उनकी शहादत के बाद भी भारत ने जो रवैया इख्तियार किया, जिस तरह से भारत के एक तरह से हाथ पांव फूल गए, इस बात में कोई शक नहीं कि ऐसा मालूम होता है कि वही खौफ नाजरीन सैयद अली शाह गिलानी की शहादत के बाद, उनके इंतकाल के बाद भी भारत पर तारी रहा और उनकी यही मुकद्दर है। हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो भारतीय एनवॉय हैं उनके साथ अपना
जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर कराया है, अपना एहतजाज पाकिस्तान ने रजिस्टर कराया है भारतीय सफ़ीर के साथ के किस तरह से सैयद अली शाह गिलानी ना उनको उनकी जगह पर जो उनके लिए मुख्तस थी या जो जहाँ पर वो चाहते थे कि उनकी तदफीन हो अपनी ज़िंदगी में, जिसका उन्होंने इजहार किया था, ना उसका तयन उनके फैमिली को करने दिया गया। पूरी एक तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर पर एक दफ़ा फिर से जो भारतीय फ़ौज है, भारतीय जो फोर्सेस हैं वो हर जगह फैल गई। उन्होंने एक दफ़ा फिर से पूरी वैली को अपने कब्जे में ले लिया और उनको ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं उनकी शहादत से वो जोश, वो वलवला जो कश्मीरी नौजवान हैं उनमें ना आ जाए कि वो भारत के ये जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको हमेशा के लिए तोड़ दें और कोई अनटूवर्ड सिचुएशन उनके लिए आ जाए जो कि वो काबू ना कर पाएं। और इस वजह से उन्होंने बहुत शर्मनाक रवैया नाज़रीन सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर अपनाया। पाकिस्तान ने तो खैर इसकी मजम्मत की ही है, लेकिन UN अक़वाम मुत्तहिदा की भी जो ऑब्लिगेशंस हैं या जो उनकी इस हवाले से जो उनकी पाबंदियां हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे कि ये चीज़ किस तरह से वो देखते हैं। तो ये बातें करने के लिए नाजरीन आज हमें रेलिवेंटली ज्वाइन किया है मिशाल हुसैन मलिक साहिबा ने, अ वेरी प्रोमिनेंट इंटरनेशनल वॉइस ऑन कश्मीर। यासीन मलिक की अहलिया जो कि वंस अगेन हमारे हीरो हैं, तमाम कश्मीरी जो हमारे लोग हैं और हम तमाम के लिए हमारी मिसल राह हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल आपकी मौजूदगी के लिए। और नाजरीन शाहिद अमीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, और इन तमाम उमूर पे चूँकि डिप्लोमेसी का जहाँ तक तकाजा है बहुत गहरी निगाह रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपसे भी हम मज़ीद सीखेंगे, आपकी रहनुमाई हासिल करेंगे बजरिया स्काइप आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मिशाल साहिबा, अगर मैं आपसे आगाज़ करूँ, थोड़ा हमें हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि क्या हालात और वाक़यात और भारत की तरफ से वो क्या कुछ किया गया सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद फौरी तौर पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा कि हमने बाकायदा उनके साथ भारतीय सफ़ीर के साथ अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। देखिए, थैंक यू मोना, बट ये जो कुछ हुआ या 10 बजे जो उनकी वफात हुई तो वो भी इतनी बड़ी एक मतलब क़यामत टूटी सारी कश्मीरी कौम पे और हमारे ऊपर पर्सनली भी, जो एक बहुत ही बड़ा शौक था, जिससे क्योंकि एक गमों और दुखों से भरी हुई है कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है, मगर इतने प्रोमिनेंट तरीन एक लीडरशिप को खोना, जो कि आपको याद है कि मैंने पहले भी जितने मैं टॉक शोज करती हूँ या जहाँ कहीं भी स्पेशली 5 अगस्त के बाद पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर, उसमें मैं अमूमन एक ही बात करती हूँ कि शहरक भी कट गई, वहाँ पे एक मिनी कॉलोनी में इंडिया इसको तब्दील कर रहा है, 40 लाख से ऊपर इंडियंस वहाँ आ गए, मगर उसके साथ साथ हमारी तहरीक को लीडरलेस किया जा रहा है। और लीडर्स हमारे वो नहीं है जो कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लीडर्स हैं, ये कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है, ये रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स है। और ये तो सदियों में ऐसे लीडरशिप पैदा होती है जो कि जिनको हमने खो दिया है। बेशक वो बहुत बड़ा नाम था, ये फॉरएवर अलाइव रहेगा, अगली नस्लों तक ये ट्रांसफर होगा, मगर जो वैक्यूम आ गया है, और फिर जो एक तो वो शॉक एक्सेप्ट करना, और उसके साथ साथ जो 3 बजे अर्ली मॉर्निंग जो जिस तरीके से जबरदस्ती उनको दफनाया गया, उनकी तदफीन हुई, उनकी जो विल थी, आखिरी विल थी कि उनको शोहदा के कब्रिस्तान के अंदर उनको दफन किया जाए, उनकी फैमिली को मारा पीटा गया, और बाहर जिस तरीके से ऑलरेडी सब जेल उनके घर को बनाया हुआ है कितने डेकेड से, उसके अंदर वो कंफाइनमेंट में उनकी डेथ हुई, हाउस अरेस्ट के अंदर डेथ हुई। फिर उनकी जो डेड बॉडी थी, वो जो उनके लवाहिकीन फैमिली मेंबर्स थे वो रो रहे थे, वो लोगों को फोन कॉल्स कर रहे थे कि भी आप लोग आए, हमने सुबह को फ्यूनरल करना है इनका, तो उसकी तैयारियां करना ही चाह रहे थे। तो उस वक्त इन्होंने बार्जन किया इंडियन आर्मी ने और इनकी पुलिस ने, और इन्होंने एक दरवाजा तोड़ा और अंदर जाके वो गए, वहां रो रहे थे लोग और वहां पे दुआएं कर रहे थे उनकी बख्शिश के लिए और तैयारियां कर रहे थे फ्यूनरल के लिए। और उन्होंने वहां पे जब रिजिस्ट किया उनकी फैमिली ने कि आप क्यों अंदर आ गए, तो उन्होंने लाइटें ऑफ कर दी। वहाँ औरतें भी थी, घर की मर्द भी थे, और वहां पे जो लेडीज थी उनको जिस खास तौर पे गिलानी साहब की जो मिसेस थी और जो उनकी बहू थी, उनको जिस तरह मारा, उनको जख्मी कर दिया उन्होंने अंधेरे में। मतलब इतनी इनको शर्म हया नहीं थी, इन्होंने जैसे हर इंसान ने, चाहे किसी भी मजहब के, सबने मरना है, वो अपनी मौत ये लोग भूल गए। और जिस तरीके बेरहमी से वहां पे इन्होंने घसीटने की कोशिश की अंधेरे में डेड बॉडी, और फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन की, और स्ट्रेचर भी नहीं था। जिस तरह उनकी बॉडी को ये लेके गए हैं, मैं समझती हूँ जितना भी इसको कंडेम किया जाए,
कि ये अलाइव ह्यूमंस के साथ क्या करते हैं, ये डेड ह्यूमंस के साथ क्या करते हैं, और जिस तरीके से कि उनको इन्फोर्स्ड उनको बेरी किया गया, फोर्स करके किया गया, और कहीं कबर खोदी गई इनकी, और उनको वहां पे ले गए और फैमिली मेंबर्स को अलाउ ही नहीं किया, और उनको फिर बंद कर दिया फैमिली मेंबर्स को घर के अंदर, ना वो गुस्ल दे सके। मतलब आप किस किस बात पे हमारे मतलब के जख्मों के ऊपर कितना नमक छिड़कना है कि मैं इमेजिन, मेरे पास वाकई मोना कोई वर्ड्स नहीं है। इतनी नफरत है इनको, इतना ज्यादा इन्होंने जलील किया हुआ है, और सबसे बड़ा लीडर था और बुजुर्ग रहनुमा थे और इतने प्रिंसिपल्स वाले थे, और कौन से मतलब क्या गुनाह कर दिया है कि वो कश्मीरी पैदा हो गए, कि इतनी नफरत उनके साथ हिंदुस्तान कर रहा है। गुनाह मिसाल सिर्फ इतना उनका जो भारत की नज़र में ये कि उन्होंने उनके मजालिम, उनकी बर्बरियत के आगे कभी सर नहीं झुकाया, हाउस अरेस्ट होने के बावजूद, इतनी जायद उम्र होने के, माशाल्लाह 91, ही वाज 91 जब ये उनका इंतकाल हुआ, तमाम तर चीज़ों के मजालिम के बावजूद भी। तो इसके अलावा मैं नहीं समझती कि भारत कोई इसके अलावा हरबा अपना सकता था, और इससे शायद गिरी भी हरकत शायद ही कोई होप हो। एम्बेसडर साहब, बैनुल-अक़वामी क़वानीन कोई अल्फाज नहीं है इसकी मजम्मत के लिए, जो रवैया भारत ने इख्तियार किया और जो बर्बरियत उन्होंने इस मौके पर दिखाई। फरमाइएगा सर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं इन तमाम अहवाल से? क्या कोई उम्मीदें रखें कश्मीरी हमारे बहन भाई? एम्बेसडर साहब। मिशाल, मैं अगर यही सवाल आपकी जानिब लाऊं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या इस चीज़ की कोई इसका अजाला है या इसकी कोई रिड्रेसल है? मतलब ये तो नाकाबिले यकीन बातें हैं जो आप बता रही हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की जहाँ बात आती है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि जो हमारी डेड बॉडीज को भी हमारी यूथ की म्यूटिलेट कर दिया जाता है, मिसिंग पर्सन्स की बात होती है। अगर हम बात करते हैं डेड बॉडीज की, जैसे खाकी की, मकबूल बट शहीद की, अफजल गुरु शहीद की, तो हमें तो डेड बॉडीज मिलती भी नहीं है, जिनको ये गायब कर देते हैं इतने बड़े बड़े लीडर्स की। और गिलानी साहब तो उनकी फैमिली के पास थी डेड बॉडी, तो उनको जिस तरीके से खोदी कबर, और रात के अंधेरे में उनकी फैमिली ने कहा कि कोई क्या गलत काम किया हमने कि हम अपने वालिद साहब को इस तरह हम दफनाएंगे अंधेरे के अंदर, जैसे खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई क्राइम किया है कि उनकी वफात रात के वक्त हो गई, हम सुबह को करेंगे जिस वक्त सारे हमारे रिश्तेदार लोग आएंगे और हम उनको रुखसत करेंगे दुनिया से। तो मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर भी कोई नए ही लॉज बनने चाहिए कि डेड बॉडीज की जो प्रोटेक्शन है, उनको बेरी करने की, जो हमारे रिलीजियस हमारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो फैमिली है, उनको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है, ये नए से नए क्राइम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। नए से नए क्राइम्स, बिल्कुल आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किए। इंडिया ने कश्मीरियों को वैसे भी दिए हैं, दुनिया के एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइटल्स हैं, हाफ मदर्स का टाइटल, हाफ विडोज का टाइटल, हाफ ऑर्फन, बॉन्ड ऑर्फन। और अब ये जो फैमिली है जिस तरह, और जो डेड बॉडीज के साथ जो एक तो म्यूटिलेशन थी, अब ये भी अब समझ से बाहर है, ह्यूमिलिएशन ऑफ डेड बॉडीज जिस तरह की जा रही है, दिस इज ह्यूमिलिएशन। उनके साथ जो कुछ हुआ है, उनके साथ उनकी डेड बॉडी के साथ उनको पता नहीं किसने वसल दिया है, किस तरीके से उनको म्यूटिलेशन है, ह्यूमिलिएशन है, बिल्कुल डाला है उसके ऊपर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ये एम्बेसडर साहब आप बताइएगा, हमारे पास तो कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन इन अहवाल से क्या कहते हैं? जैसे मिशाल हुसैन मलिक बड़ा राइटली बता रही हैं कि ये तो ऐसा मालूम होता है कि भारत अपनी बर्बरियत में इस कदर आगे जा चुका है कि वो नए से नए जराइम वो इजाद कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ये बदतरीन मिसाल है, मसालिम है और बेहिसी है, बेदर्दी है कि भाई एक आदमी का इंतकाल हो गया है तो कम से कम उसको तरीके से उसको दफन तो होने दो। तो ऐसा नजर आता है कि जिंदा गिलानी से तो इंडिया खाइफ था ही, लेकिन मुर्दा गिलानी से और भी ज्यादा खाइफ है। उसकी वजह भी साफ है कि गिलानी साहब मरहूम एक अजीम शख्सियत थे, अजीम लीडर थे, जिनकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी बिल्कुल एक मिसाल थी, और सारी ज़िंदगी उन्होंने इस सिलसिले में जद्दोजहद की। और उनके इंतकाल के बाद अगर उनको लोगों को मौका दिया जाता तो हजारों लाखों की तादाद में लोग उनको पेश करने आते।
तो इसी इसी चीज़ से हिंदुस्तान खाइफ था। ये आपकी बात सही है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप को इस वाक़े का संजीदा नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल ये शदीद खिलाफ वर्जी है इंसानी हुकूक की कि किसी मुर्दा शख्स के साथ इस कम का अलमिया किया जाए, और फिर ये कि आलमी ज़मीर जो है इसको उसको क्या हो गया है, खुद इंडिया के लोगों के ज़मीर को क्या हो गया है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो इसमें हम एक मस्बत पहलू निकाल सकते हैं तो वो तो यही है कि उनकी मौत से और जिस तरीके से उनकी लाश को के साथ बर्ताव किया गया है, वहाँ पे कश्मीरी अवाम में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत और बढ़ेगी और जज्बा आज़ादी को और तक़वियत मिलेगी। तो गोया कि अपनी मौत के बाद भी गिलानी साहब जो हैं, उनकी जो इस सिलसिले में कोशिशें हैं कि कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादी दिलाया जाए, उसमें वो मौत के बाद भी कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह उनको जन्नत में मकाम दे। हम पाकिस्तान में उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हमारा एक बहुत अजीम दोस्त जो है वो दुनिया से चले गए। मिशाल साहिबा, आपका भी इस पे ज़ाहिर है आखिरी वर्ड ये कि यासीन मलिक की भी हम आपसे ज़ाहिर है हर मर्तबा आपसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। उनकी सेहत के हवाले से बताइएगा। वो हमारे हीरो हैं, पूरी कौम के लिए वो मिसले राह हैं। आप भी माशाल्लाह, यू योर गुड सेल्फ ऑल्सो। क्या उनकी लेटेस्ट उनके सेहत के हवाले से क्या अपडेट है? उनकी तो कोई खबर अच्छी आती ही नहीं है। जब से उनको अरेस्ट किया है 22 फरवरी से 2019 से, उनको तो कत्ल करने का पूरी साजिश की हुई है हिंदुस्तान ने, जो मैं आपको पहले भी कह रही हूँ और बहुत से लोग कह रहे हैं कि तहरीक को लीडरलेस किया जा रहा है वन बाय वन। गिलानी साहब जो फौत हुए, फिर उनको जितना बेरी किया गया, वो एक इतना बड़ा ट्रॉमा है जिसको हम एक्सेप्ट